नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस विशेष शो में हम आपको बताने वाले हैं कि माओवादियों नक्सलियों ने कहां-कहां पर किन-किन गतिविधियों को अंजाम दिया, कहां पर उनकी गिरफ्तारियां हुई और कहां पर उनका एनकाउंटर हुआ। इसके साथ ही आज का जो विशेष जो हमारा एक विषय है वो है कि बस्तर में दोबारा माओवादियों नक्सलियों ने अपनी पैठ जमा ली है। 4 वर्षों के बाद दोबारा माओवादियों के कदम वहां पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा माओवादी छत्तीसगढ़ जो उनका प्रॉपर एक ठिकाना है, इसके अलावा महाराष्ट्र गढ़चिरौली जो आसपास का उड़ीसा और बालाघाट का क्षेत्र है, इसके अलावा अपने प्रॉपर रेड कॉरिडोर के को छोड़कर अब एक नया कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, एक नए क्षेत्र पर पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, जानते हैं कि कौन सी वो जगह है और इस पूरे विश्लेषण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से। दंतेवाड़ा जिले में एक खूंखार नक्सली माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर माओवादी के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। पिछले वर्ष कांकेर में सुरक्षा बलों पर जो हमला हुआ था उसमें भी उसके शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा 11 जो अन्य सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे उसमें भी घात लगाकर हमला करने का उस पर आरोप रहा है। इसके साथ साथ कांकेर में भी जो पुलिस बल है, जो सुरक्षा बल है, उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के लिए जो भरमार बंदूक बनाने वाले जो लोग हैं उनको मिलाकर कुल 6 माओवादियों को पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। एक नक्सली जो नक्सलियों के लिए भरमार बंदूक बनाता था और कुछ उसके सहयोगी, कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन सब खबरों के बाद जो सबसे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है वह है सुकमा जिले में एक 22 वर्षीय जनजाति युवा की माओवादियों ने हत्या कर दी। माओवादियों ने उसके गले को काटकर शव को सड़क पर फेंक दिया। इस हत्या से जुड़ी एक बात यह भी है कि माओवादियों ने इस युवक पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माओवादियों ने समय समय पर अलग अलग लोगों को पुलिस का मुखबिर कहकर ऐसे ही मारा है। इस युवा के साथ जो इसके परिवार के साथ बीत रही है उसमें दर्दनाक एक बात यह भी शामिल होती है कि आज से 4-5 वर्ष पूर्व इस मृतक युवक के पिता की भी माओवादियों ने इसी तरह हत्या कर दी थी। इस युवक के पिता किसान थे और क्षेत्र में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अपने छोटे से खेत में खेती किसानी का काम कर रहे थे। प्रशासन की सहायता से उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा था जिसकी मदद से वह अपना किसानी का काम कर रहे थे। माओवादियों ने उनके तरक्की, उनके विकास को देखते हुए उनकी हत्या कर दी। हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने प्रशासन की सहायता से अपनी किसानी को विकास में बदला था। माओवादियों को ये डर था कि इसी तरह सभी किसान प्रशासन की मदद लेकर अपना विकास करेंगे तो माओवादियों की कौन सुनेगा। इस कारण से माओवादियों ने उनकी हत्या कर दी और अब उनके युवा बेटे जो मात्र 22 वर्ष का था उसकी भी माओवादियों ने हत्या कर दी। अगली खबर भी कांकेर जिले से ही है। कांकेर जिले में कथित पत्रकार कमल शुक्ला के साथ मारपीट की बात सामने आई है। यह मुद्दा तब गर्म हो गया जब कथित तौर पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा कमल शुक्ला को मारा गया। मारपीट के बाद अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कमल शुक्ला के समर्थन में और कांग्रेसी नेताओं के विरोध में माओवादियों ने भी पर्चे जारी किए। माओवादियों ने कांग्रेसी सरकार, कांग्रेसी शासन प्रशासन के खिलाफ पर्चे जारी करके पत्रकारों की सुरक्षा की बात कही। कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट का पत्रकारों ने विरोध किया और कमल शुक्ला का नक्सलियों ने समर्थन किया। आज के इस प्रोग्राम का, इस शो का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है कि बस्तर में 4 वर्षों में दोबारा माओवादी
अपनी पैठ जमा रहे हैं। माओवादियों नक्सलियों को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया गया था। 2016 में जब इंटेलिजेंस को मजबूत करने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार बस्तर क्षेत्र में माओवादियों को पीछे धकेला जा रहा था। जो माओवादी सड़कों पर, मुख्य सड़कों पर आते थे, उन्हें पूरी तरह जंगलों के भीतर अंदर खदेड़ दिया गया था। माओवादी कुछ छोटे छोटे स्पॉट में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 1.5 वर्ष स्थिति सामान्य रही और कुछ छिटपुट माओवादी घटनाएं होती रही। लेकिन इसके बाद अब बीते 6-8 महीनों से माओवादी घटनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 2016 में जिस तरह से इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया, उसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव भी बहुत ही आसानी से वहां पर कराए जा सके। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, इसमें किसी भी तरह के चुनाव तो छोड़िए, एक छोटी सी रैली या एक छोटा सा सामान्य कार्यक्रम कराना भी किसी बड़े घटना को दावत दे सकता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पिछले 9 महीनों में सिर्फ बस्तर क्षेत्र में प्रदेश में नक्सली घटनाओं में 77 नागरिक मारे जा चुके हैं। जी हाँ, 77 जो सिटीजन हैं, उनकी मौत सिर्फ नक्सल हमले में, नक्सलियों द्वारा किए गए हत्या में हो चुकी है। जो छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त होने की कगार में आगे बढ़ रहा था, नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ में हो रहा था, वही नक्सल अब दोबारा बस्तर की मुख्य सड़कों में दस्तक दे रहे हैं। धमतरी जैसे, जहां से नक्सलियों को लगभग पूरी तरह खदेड़ दिया गया था, कई वर्षों तक धमतरी के क्षेत्र में नक्सलियों के फुटप्रिंट नहीं मिले थे, वहां पर नक्सलियों और पुलिस सुरक्षा कर्मियों के बीच एनकाउंटर की घटना सामने आ रही है। सिर्फ बस्तर संभाग के अंदर जो 7 जिले हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण जिला है बीजापुर। सिर्फ एक बीजापुर जिले में सितंबर माह में 17 से 18 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा क्षेत्र के ही 15 नागरिक अभी तक लापता हैं। उन 15 नागरिकों में 2 लोगों की हत्या हो जाने का संदेह भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हत्याएं हो रही है और किसी को कुछ पता चल नहीं रहा है, पुलिस का इंटेलिजेंस ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह फेल हो चुका है। उस पूरे क्षेत्र में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे हफ्ते भर पहले एक घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया, जिसमें कुछ जो नागरिक हैं वो मारे गए और उनके मरने के, उनके अंतिम संस्कार होने के 4 दिन के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि नक्सलियों ने किसी की हत्या कर दी। यह स्थिति बस्तर में दोबारा उत्पन्न हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सरेंडर के मूड में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ शासन कोई एक्शन लेते नहीं दिख रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान एक्टिविटीज़ बढ़ी है माओवादियों की, वह पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा है। जून माह में जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति थी, पूरे प्रदेश लॉकडाउन में था, जनता लॉकडाउन में थी, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, व्यापारी अपना काम नहीं कर पा रहा था, स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, उस दौरान जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो आम नागरिकों पर सख्ती बरत रहा था। वहीं दूसरी ओर बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर में 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ माओवादी और नक्सली सम्मेलन कर रहे थे। यह पूरी तरह इंटेलिजेंस का फेल्योर था। माओवादियों को जो लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से जो कोरोना का काल अभी आया हुआ है, जो कोविड हर जगह फैला हुआ है, उसकी वजह से माओवादियों को राशन इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही थी। माओवादी राशन कहीं से भी न खरीद पा रहे थे, न ला पा रहे थे, न उनकी सप्लाई चेन उनके तक वो सामान पहुंचा पा रही थी। उनका पूरा सप्लाई चेन इस लॉकडाउन की वजह से ध्वस्त हो गया था। इसी बीच जून के माह में माओवादियों ने सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर में एक नदी के किनारे एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें 10,000 ग्रामीणों को बुलाया गया। हर गांव से, हर घर से राशन, अनाज, कच्चा अनाज मंगाया गया।
और इस सम्मेलन के बहाने माओवादियों ने ना सिर्फ राशन इकट्ठा किया अपने लिए, पूरे जो उनके जो चेन टूटने की वजह से जो वो नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ों को उन्होंने व्यवस्थित किया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने नए युवा जो उस सम्मेलन में शामिल हुए, उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी हुए। उन्होंने नए कैडर तैयार करने की योजना भी बनाई और छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ का जो सरकार है, वह पूरी तरह से इस मामले को कुछ भी एक्शन लेते नहीं दिखी। इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस सम्मेलन के ठीक 15 दिन के बाद माओवादियों ने दोबारा एक बड़ी बैठक को छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया। माओवादियों के टॉप जो माओविस्ट टेररिस्ट हैं, जो उनके सबसे बड़े माओवादी नेता हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में उनके लीडर को चुना जाना था। यह बैठक भी छत्तीसगढ़ में हो रही थी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी भी थी। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां पर किसी बड़े एक्शन को लेने से खुद को रोक लिया। जब माओवादियों को सरकार, पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का भय नहीं होता, तो वह इस तरह की घटनाएं बढ़ते जाती है। बस्तर में जिस तरह से अभी घटनाएं बढ़ रही है, वह बहुत ही चिंताजनक है। जिन माओवादियों को 4 वर्ष पहले शुरू किए गए इंटेलिजेंस जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस जो पूरा एक चेन बनाया गया था, उसके माध्यम से उनको अंदर जो ढकेल दिया गया था, वो दोबारा बाहर आ रहे हैं। बाहर आकर वो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, नागरिकों को मार रहे हैं। सामान्य नागरिक, सामान्य किसान, सामान्य जनजाति व्यक्ति, सामान्य ग्रामीण जो गरीब व्यक्ति है, वो मारा जा रहा है। सिर्फ बीजापुर जिले में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 लोगों की हत्या हुई, उसमें एक एएसआई जो पुलिस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा वन विभाग का एक रेंजर, इसके अलावा एक पूर्व जो रिटायर्ड सहायक आरक्षक, ऐसे लोगों को भी नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसका एक एनालिसिस में यही चीज़ समझ आती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। माओवादियों को इस तरह से छूट यदि दिया गया, उस तरह से उन पे एक्शन नहीं लिया गया, इंटेलिजेंस लगातार फेल्योर होता गया, तो ना सिर्फ ये प्रदेश के लिए खतरा होगा, बल्कि यहाँ के नागरिकों के लिए भी खतरा होगा। जो माओवादी संगठन को अब तक खत्म हो जाना था, वह अब वापस दोबारा अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। यह सोचना ज़रूरी है, यह आपका भी जानना ज़रूरी है, और यह सरकार को भी समझना और जानना ज़रूरी है कि एक एक नागरिकों की जो स्थिति है, एक एक नागरिकों की जो जान की जो कीमत है, वह अमूल्य है। उसको समझना ज़रूरी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट पेश की थी सदन में। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में माफ़ कीजिएगा, पूरे देश में 42 ऐसे ज़िले हैं जहां पे नक्सल वारदात सामने आई हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि 91 ज़िले में जो नक्सल जो चिन्हित किए गए हुए हैं, जहाँ पे नक्सल फुटप्रिंट है, जहाँ पर उनका प्रभाव है, उनमें से मात्र 42 जिलों में नक्सली वारदात की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर नक्सल वारदात कम नहीं हो रहे हैं। देश में तो वारदातों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ बढ़ रही है। यहाँ की जो भूपेश सरकार है, उनको समझना ज़रूरी है कि किस तरह से नक्सलियों को ख़त्म करना इस प्रदेश के लिए लाभदायक है। जनजाति समाज इससे जूझ रहा है, वह इससे परेशान हो चुका है, इससे थक चुका है, और अब वह हार जाए उससे पहले नक्सलियों का खात्मा ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सल वारदात बढ़ रही है, यह तो एक चिंताजनक बात है, लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, वह यह है कि नक्सलवाद या जो हम माओवाद का है, यह अब अपना दायरा बढ़ाने, अपना क्षेत्र बदलने में लगा हुआ है।
जो इनका प्रॉपर रेड कॉरिडोर है, जो लाल गलियारा जिसे कहते हैं, उसके अलावा अब इन्होंने एक नया ठिकाना चुना है। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो जनजाति जो ट्राइबल जो बेल्ट है पूरा, उस क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से लगातार नक्सली कुछ एक्टिविटीज़ या नक्सल से जुड़े जो नक्सल संगठन से जो लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज़ और इसके साथ-साथ कुछ हिंसा की घटनाएँ भी सामने आई हैं। हाल ही में कुछ उग्र प्रदर्शन हुए राजस्थान में। उन्हीं क्षेत्रों में कुछ उग्र प्रदर्शन हुए जहां पर इन एक्टिविटीज़ के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट यह भी कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सली संगठन है, माओवादी संगठन है, उससे जुड़े कुछ लोगों ने वहां पर जाकर कुछ लोगों को मोबिलाइज किया है। मोबिलाइज करने के बाद उन्हें अपने विचारों में ढाला है और वहाँ पर नक्सलवाद की नई प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ की सरकार है, अशोक गहलोत की जो सरकार है वहाँ पे, वह इन सारे नए गतिविधियों को देखने के बाद इसको कैसे रोका जाए, इसके इंतज़ाम में जुट गई है। समाज के प्रमुखों, कुछ संत समाज और धर्म के जो प्रमुखों हैं, उनसे कुछ चर्चाएँ की जा रही है कि नक्सल का जो वहाँ पे प्रभाव है या नक्सल जो आइडियोलॉजी है, उसका प्रभाव यदि उस क्षेत्र में बढ़ता है, तो उसे बढ़ने से पहले ही पूरी तरह रोक लिया जाए। इसके अलावा उस क्षेत्र में बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी नामक एक पार्टी का प्रभुत्व है। उस पार्टी की एक्टिविटीज़ पिछले कुछ समय में उसके संगठनों से जुड़े लोगों की एक्टिविटीज़ पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। हालाँकि आप जैसा नाम से समझेंगे कि यह भारतीय ट्राइबल पार्टी जनजाति समाज के लोगों के प्रभुत्व वाली कोई पार्टी होगी या ऐसा कुछ है, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें जनजाति समाज के कुछ लोग हैं, इसमें शामिल हैं जो चेहरा बनते हैं, लेकिन इस पार्टी का पूरा जो एक्टिविटीज़ है इस पार्टी की जो नीति रणनीति जो बनाते हैं और सारे जो काम देखते हैं वह अधिकतर 90% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय से हैं। जी हाँ, ट्राइबल पार्टी है और काम मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। खैर, यह तो हमेशा की रणनीति रही है, हमेशा की नीति रही है कुछ लोगों की कि कैसे समाज को बाँटा जाए। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि इस क्षेत्र में लगातार बीटीपी जो पार्टी है उसके खिलाफ भी कई आरोप सामने आए हैं। जैसे मंदिरों से ध्वज उतारने का एक आरोप लगा है। कुछ आरोप और भी लगा है कि क्षेत्र में इस पार्टी की एक्टिविटीज़ कुछ नकारात्मक अधिक है। हालांकि कोई बड़े आरोप अभी इस पार्टी पर नहीं लगे हैं, लेकिन इस पार्टी पर नज़र रखी जा रही है। इस पार्टी ने भील प्रदेश, चूँकि जो सदर्न पार्ट है राजस्थान का, जो जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, जहाँ पे नक्सलियों की, जहाँ पे विचार ज़्यादा फैलाने की बात की जा रही है, रांची और झारखंड से पहुँचे लोगों की, उस क्षेत्र को भील प्रदेश के नाम से अलग प्रदेश, अलग प्रांत बनाने के लिए जो मांग की जा रही है वो बीटीपी के द्वारा की जा रही है, ताकि एक अलग बेल्ट, एक अलग पूरा प्रदेश, एक अलग पूरा जो स्टेट है वो बना लिया जाए। हालांकि इस पर कोई बहुत बड़ी वार्ताएं या डिबेट्स अभी तक शुरुआत नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इन सारी चीज़ों की, इन सारी एक्टिविटीज़ के बढ़ने की संभावनाओं को नकार नहीं सकते। राजस्थान में जिस तरह से माओवाद, नक्सलवाद बढ़ने को, उसकी शुरुआत होने को लेकर जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है, उम्मीद है कि वहाँ की सरकार समय पर एक्शन लेके इन सारे गतिविधियों को रोकने का काम करेगी। अगली खबर बिहार से है, जहाँ इस वर्ष चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिहार का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर आसानी से और सुरक्षा के तरीके से चुनाव कराने की पूरी योजना चल रही है। सुरक्षा बल पूरे तरह से तैनात किए जा रहे हैं और पूरे जो नक्सल बेल्ट है बिहार का, वहाँ ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से चालू हो चुका है। बिहार के ही लखीसराय क्षेत्र से 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश मंडल और विजय यादव नामक 2
माओवादी 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। कुछ पुलिस बल पर हमला करने का आरोप इन माओवादियों पर है। बिहार के बाद बंगाल से भी नक्सलवाद, नक्सल से रिलेटेड कुछ खबरें सामने आई हैं। बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर बंगाल में नक्सलवाद के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले को संभालने की एक गुहार लगाई है। दिलीप घोष का कहना है कि जिस तरह से कट्टरवाद और इस नक्सलवाद क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, वह आगामी आने वाले चुनाव में किसी न किसी तरह से बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा बंगाल में ही जो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके नेता और पूर्व माओवादी जो नक्सली हुआ करते थे, छत्रधर महतो, उन्होंने अपनी तबीयत खराब की बात करते हुए एनआईए की अदालत में हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और एनआईए के कोर्ट में उनका जो केस चल रहा है उसमें वो शामिल नहीं हुए। एनआईए से जुड़ी एक अन्य खबर यह भी है कि पूरे बस्तर संभाग में भाजपा के एकमात्र विधायक भीमा मंडावी की लोकसभा चुनाव के पहले हत्या कर दी गई थी। हत्या माओवादियों, नक्सलियों ने की थी। इस हत्या में कई लोगों के तार सामने आए थे, कई लोगों पे शंकाएं हुई थी। एनआईए इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। एनआईए ने इस हत्या के मामले में पूछताछ करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता सोनी सोरी, जिसे कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में पेश किया जाता है, उसे बुलाया गया है। सोनी सोरी पर इससे पहले भी यह आरोप लग चुका है कि वह कथित तौर पर माओवादियों के साथ मिलकर या माओवादियों का सपोर्ट करने के लिए क्षेत्र में लगने वाले पुलिस कैंपों का विरोध करने के लिए जनजातीय ग्रामीणों को इकट्ठा करके प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा उन पर कई बार अलग अलग समय में अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे। वह पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही और उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से और अधिक बटालियन की मांग की थी, ताकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लिए और कुछ उपाय किए जा सकें। केंद्र ने छत्तीसगढ़ को 9 और बटालियन देने की स्वीकृति दे दी है। इससे पहले अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 45 केंद्र के बटालियन सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसके अभी केंद्र 9 और बटालियन देने वाला है, जिसके बाद आने वाले समय में जो मानसून का जो सीज़न है वो निकल जाए, इसके बाद बहुत ही तेज़ गति से माओवाद के खात्मे के लिए रणनीति बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यह था आज का पूरा कार्यक्रम, पूरी डिटेल, पूरा एनालिसिस कि कैसे नक्सली माओवादी अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कैसे वो अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा नया एक कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। इन सारी जानकारियों, इन सारे जो तथ्य हैं, यह सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी है। आप इसे देखिए, इसे ज़रूर शेयर कीजिए और किसी भी तरह के नक्सल वारदात, नक्सल घटना या इससे संबंधित किसी विशेष विश्लेषण के लिए thenarrativeworld.in में जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।